अच्छा बेटे, अभी आपने सुना होगा कि वो जो एक दत्त साहब थे जिनका घर के बाहर कैश वैश मिला था कुछ, महात्मा गांधी मांग रखी भाई। and then now proceedings have started for the Lok Sabha. The petition has been admitted by the speaker also. अब अगर एक लोअर कोर्ट का जज है, सबॉर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, उसके अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस आ गई हैं, तो वो इन हाउस प्रोसीजर यहाँ पे नहीं लगता है, वो लगता है सर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द जुडिशरी, देयर इंडिपेंडेंस ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी रीजन जजमेंट दी थी। अच्छा बेटे, अभी आपने सुना होगा कि वो जो एक दत्त साहब थे जिनका घर के बाहर कैश वैश मिला था कुछ, एंड देन नाउ प्रोसीडिंग्स हैव स्टार्टेड फॉर इन द लोक सभा। द पिटिशन हैज बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर आल्सो। ठीक है। अच्छा बच्चे, ये जो कंप्लेंट्स को लेकर ना, बिकॉज ए कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, इसको लेके आपके नोट्स में मटेरियल नहीं है, उसमें आपके कंटेंट नहीं है, तो मैं आपको लिखवाता हूँ। ठीक है। देखो बेटा, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में सेपरेटली बताता हूँ। जब किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के अगेंस्ट कोई एलिगेशन आती है मिसकंडक्ट की, इमोरालिटी की, मिसबिहेवियर की, करप्शन की, अनएथिकल कंडक्ट की, तो शुड वी गिव द अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू इमीडिएटली फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट द जज एंड स्टार्ट प्रोसिक्यूशन? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। दिस विल बी अ ह्यूज वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। फिर तो जो सरकार है वो किसी भी तरह की बेसलेस एलिगेशन, द जज दे डोंट लाइक, किसी भी तरह की बेसलेस एलिगेशन लगा के उसको अरेस्ट करवा लेंगे इमीडिएटली, किसी को भी कर लेंगे। सो what the Supreme Court has done since 1999, they have devised a procedure. This procedure, इसका नाम लिखिए, is called the in-house procedure. ठीक है। in-house procedure का मतलब क्या हुआ कि भी पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम देखेंगे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट जो एलिगेशंस लग रही है उसमें कुछ सच भी है कि नहीं, ये बेसिस एलिगेशंस तो नहीं है। हम पहले अपनी अपनी इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे, उसके बाद हमारी इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने जब कोई फाइंडिंग्स दी तो उसके बाद वी कैन अलाउ यू टू टेक सम एक्शन, अदरवाइज नॉट। सो अंडर द इन हाउस प्रोसीजर विच वाज डिवाइज्ड इन 1999, बट हमें पता ही नहीं था ये क्या है, किस तरह का प्रोसीजर है। कैन यू इमेजिन, द सुप्रीम कोर्ट फाइनली डिस्क्लोज कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इन हाउस प्रोसीजर इन 2014, 15 साल। ठीक है। अब ये प्रोसीजर क्या है? अगर तो किसी हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट कंप्लेंट है, यू कैन फाइल द कंप्लेंट टू द सीजे ऑफ द हाई कोर्ट, you can file the complaint with the president of India, you can file the complaint with the chief justice of India, ultimately complaint chief justice of India के पास ही जाएगी। अब लिखने वाली बात क्या है, if the complaint is number 1 against a high court judge, तो इन हाउस प्रोसीजर क्या कहता है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, किसकी? a 3-member committee to investigate, and this 3-member committee will consist of a CJs of 2 high courts, 2 high courts के chief justices, will not include the CJ of that court in which the judge against whom allegations have been made. So CJ of that high court will not be in this. So CJs of 2 different high courts, जिस हाई कोर्ट में जज काम कर रहा है, सर्व कर रहा है, उस हाई कोर्ट का सीजे इस कमेटी में नहीं होगा। ठीक है। तो सीजेस ऑफ 2 हाई कोर्ट्स एंड बी प्लस ऑफ कोर्स a sitting high court judge from another court, high court judge। ठीक है। तो फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अ कंप्लेंट ऑफ करप्शन एटसेट्रा or other kinds of misconduct, so CGI appoints a committee which is a 3-member committee which consists of CJs of 2 high courts, not the same high court in which the judge is working, वो वाला CJ नहीं होगा, plus a sitting judge of a high court, वो भी दूसरे कोर्ट से होगा। ठीक है। ये हो गया हाई कोर्ट जज का, ये लिख लिया आपने। अब आगे चलते हैं। चलिए, नंबर 2, if the complaint is against the chief justice of a high court, अब इस कमेटी के टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ करप्शन एटसेट्रा अगेंस्ट सीजी ऑफ हाई कोर्ट, अगेन देयर इज अ 3-member कमेटी व्हिच कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 अ सुप्रीम कोर्ट जज, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड नहीं, सिटिंग, एंड सेकेंडली 2 सीजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है। तो सीजे ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट अगर कंप्लेंट आएगी तो फिर द कमेटी विल अगेन कंसिस्ट ऑफ 3 members ओनली, बट इसमें अब सुप्रीम कोर्ट जज आ जाएंगे एज द चेयरपर्सन एंड 2 सीजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। ओके। थर्ड, if the complaint is against a Supreme Court judge, including the CJI also, then there is a provision for a 3-member committee, 3-member committee, all sitting Supreme Court judges, तीनों के तीनों सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस हो गए। अब दोबारा कर ले एक बार इसको। तो बेटा ये जो इन हाउस प्रोसीजर है ना, ये बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। अदरवाइज तो सरकार जिस भी जज को उनको पसंद नहीं है, किसी को भी वो के अगेंस्ट एलिगेशन लगा के एफआईआर फाइल करके अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे, राइट।
तो in-house procedure was devised to keep a balance between judicial independence and judicial accountability. Okay, so अगर complaint जाती है एक high court judge के against, तो then the CJI will appoint a 3-member committee consisting of chief justices of 2 high courts and a sitting judge of the high court. ठीक है, any high court. चलिए, any high court मतलब other than the court in which the accused judge is working, right? Okay, if the complaint is against the CJI of the high court, then again a 3-member committee will investigate, consisting of a Supreme Court judge and 2 CJs of high courts. But if the complaint happens to be against a Supreme Court judge, then there will be a 3-member committee, and this 3-member committee will investigate. This 3-member committee will be, all 3 will be sitting Supreme Court judges. Okay. Up. Once these committees they do their inquiry, जब अपनी जो भी investigation कर चुके होंगे, they can come to what kind of findings? किस तरह की findings हो सकती है? Number 1, the finding could be the allegation is frivolous. Frivolous मतलब baseless है, बकवास allegation है, झूठ allegation है. ठीक है? They can come to this conclusion that the allegation is frivolous. ठीक है? Secondly, misconduct. Misconduct not warranting removal. मतलब कि मिसकंडक्ट हुआ है थोड़ा बहुत, कोई करप्शन उस तरह से नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत मिसकंडक्ट कर दिया जज ने, लेकिन वो ऐसा मिसकंडक्ट नहीं है कि जिसके लिए हम रिकमेंड करें कि पार्लियामेंट को कि इनको रिमूव करने की कोशिश करो. इस केस में नॉर्मली एक ऑफिशियल रेप्रिमांड, ऑफिशियल स्कोल्डिंग हो जाती है या थोड़ी एडवाइस दे दी जाती है जज को, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है? सो द सेकंड फाइंडिंग कैन बी misconduct not warranting removal. Okay, third could be misconduct, इतना grave misconduct है that misconduct warrants removal. पर बेटा आप सुप्रीम कोर्ट रिमूव तो कर नहीं सकता. सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली से कि भी हाँ भी ऐसा मिसकंडक्ट हुआ है, हमारी इंक्वायरी कमेटी ने ये डिस्कवर किया है कि यस दिस पर्सन वाज गिल्टी ऑफ सच अ मिसकंडक्ट एंड बहुत ग्रेव मिसकंडक्ट है, आईजी तो शुड बी रिमूव. अब रिमूविंग अथॉरिटी तो पार्लियामेंट है, और वहां पे तो रिमूवल प्रोसीडिंग्स आज तक सक्सेसफुल नहीं हुई हैं, नीदर अगेंस्ट हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज. तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इन सच केसेस, द सुप्रीम कोर्ट आस्क्स द जज टू, जिसके अगेंस्ट भी दे आर हैविंग दिस कंक्लूजन कि भाई मिसकंडक्ट वारंट्स रिमूवल, दे कैन आस्क हिम टू रिजाइन. अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज दे कैन डायरेक्ट द कंसर्न्ड हाई कोर्ट टू विड्रॉ वर्क, मतलब काम विड्रॉ करो. मतलब वो जज साहब आते रहेंगे ऑफिस, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं होगा, कोई केसेस नहीं आएंगे. ठीक है? और अगर मिसकंडक्ट बहुत ग्रेव है, बहुत क्लियर एविडेंस है, नाउ द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑथराइज द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर. ठीक है? रिजाइन करने को कह सकते हैं, फिर उसको अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो दे कैन विड्रॉ वर्क फ्रॉम हिम एंड दे कैन पैरेलली आल्सो आस्क द गवर्नमेंट, परमिट द गवर्नमेंट टू फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट हिम एंड स्टार्ट अ रेगुलर केस इफ ही इज गिल्टी ऑफ करप्शन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ठीक है? अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक जजमेंट का नाम लिखिए, के वीरास्वामी केस. दिस इज 1991. ठीक है जी? अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की थी कि नो जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन बी अरेस्टेड, नीदर एन एफआईआर कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट हिम विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. यू कैन मेंशन दिस थिंग दैट नो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज can be arrested or an FIR file against him without consent of the CJI. ठीक है? तो ये थी आपकी वीरास्वामी जजमेंट. अच्छा, यू नो व्हाट नॉर्मली प्रॉब्लम इसमें पता है क्या है? देखो बताता हूं मैं आपको. अगर किसी नॉर्मली यही हुआ है कि जिन जजेस को पता लग जाता है कि मेरी गलती पकड़ी गई है और अब प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, तो नॉर्मली उनको कहा जाता है रिजाइन कर जाओ, और रिजाइन कर भी देते हैं, बहुतों ने रिजाइन भी किया है. ठीक है? बट रेजिग्नेशन इज नॉट पनिशमेंट. द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज हार्डली एनी जज हु हैज एक्चुअली फेस्ड प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट. भाई आपने रिजाइन आपको करना पड़ा बिकॉज द इन-हाउस कमेटी फाउंड दैट यू वर गिल्टी ऑफ करप्शन. ठीक है? अब बेटा इफ यू आर गिल्टी ऑफ करप्शन, अगर आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 देखो, उसके अंदर पब्लिक सर्वेंट्स की डेफिनेशन है. पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में जजेस भी आते हैं. तो फिर दैट पर्सन हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन एंड ही हैज रिजाइन्ड, तो आफ्टर दैट ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसके अंदर 5 से लेकर 7 साल तक कैद होती है आपकी, एंड द पर्सन शुड बी सेंट टू जेल आल्सो. बट दैट नेवर हैपेंस. अच्छा, एक और दूसरी बात,
ये जो इन हाउस इंक्वायरी होती है ना, इन हाउस जो प्रोसीजर होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये तो बता देते हैं कि हाँ भाई वी फील दैट देयर इज स्ट्रांग इनफ एविडेंस टू सजेस्ट कि भी सम रॉन्गडूइंग हैज बीन डन, बट द डिटेल्स ऑफ द इंक्वायरी आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब ये प्रॉब्लम है भाई, डिटेल्स ऑफ द इंक्वायरी, क्या फैक्ट्स थे, क्या एविडेंस था, क्या चीज बताओ तो सही ना हमें कुछ। आप सिर्फ एक कंक्लूजन बता देते हो कि हाँ भाई द एलिगेशन आर फ्रिवलस, तो बताओ ना डिटेल्स, किस बेसिस पे किया आपने कि भाई एलिगेशंस आर बेसलेस, या फिर ही हैज एंगेज्ड इन मिसकंडक्ट नॉट वारंटिंग रिमूवल और मिसकंडक्ट व्हिच वारंट्स रिमूवल। भाई हर चीज की डिटेल्स तो बताओ ना। आप सिर्फ यही बता देते हो फ्रिवलस है या मिसकंडक्ट नॉट वारंटिंग रिमूवल, मिसकंडक्ट वारंटिंग रिमूवल, राइट। आप डिटेल्स नहीं बताते, उसकी डिटेल्स ऑफ द इंक्वायरी आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल। दिस डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस एट ऑल, राइट। इफ यू हैव फाउंड द पर्सन टू बी, if the allegations are baseless, so please share the details. On what basis did you find that the allegations are baseless? Or if you have found the allegation to be very grave and with supported by strong evidence, then share the evidence with us. Share the details. What's the problem with that? It will only inspire more confidence in the working of the court. ठीक है, तो ये चीज है। और दूसरी बात बच्चे ये है, ये ना कुछ पिछले 8, 10, 12 सालों में ना, ये बहुत सारे हाईकोर्ट जजेस के अगेंस्ट ना ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, राइट। और कुछ के अगेंस्ट तो प्रोसीजर स्टार्ट भी हो गया था, फिर वो रिजाइन कर गए तो ड्रॉप कर दिया गया, दैट इज देयर। ये अभी के ज्यादा आ रही है, यू नो, स्पेशली आफ्टर द कोलिजियम सिस्टम हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ओपेसिटी है कोलिजियम सिस्टम में, मैंने कल भी बताया था आपको, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है उधर, राइट। Many of these judges who are now holding office and who are accused of corruption and other kinds of misconduct are those judges who have been recommended by this collegium process only. तो बेटा एक तो है ना कि भी वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक तो है कि भी जो जजेस हु आर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ करप्शन एटसेट्रा दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड, राइट। रेजिग्नेशन से काम नहीं चलेगा और वो पार्लियामेंट्री रिमूवल से सिर्फ काम नहीं चलेगा, रिमूव तो कोई हुआ ही नहीं है अभी तक। दूसरा भी ऑल्सो नीड टू इंप्रूव द कोलिजियम सिस्टम यार, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है ताकि पता तो लगे यार कि किस बेसिस पे so many judges have been appointed to the collegium process and the appointments have been found to be faulty. ये तो ठीक जज ही नहीं थे when because they faced all kinds of allegations of misconduct and corruption. Many judges have faced that and I'm talking about high court judges over here, right? तो कोलिजियम सिस्टम तो आ गया है बट उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे जो जजेस जो फेस कर रहे हैं ऐसी प्रोसीडिंग्स, दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ द कोलिजियम सिस्टम रिकमेंडेड बाय द 5-member कोलिजियम। ठीक है, चलो एनीवेज वे दिस इज व्हाट इज देयर। अच्छा, अब बेटा एक छोटी सी चीज और आपको ना, कल मैं एक डॉक्यूमेंट पकड़वा दूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर को मैंने बोल दिया है, वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। ठीक है, एक जज से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है अपनी जिंदगी जीते हुए। ये एक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने इन 1997 एंड दिस इज रेफर टू एज रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। ये सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया था ये डॉक्यूमेंट, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। उसमें 16 वैल्यूज हैं। ठीक है, वो एक बार आप पढ़ जाना। वैसे तो प्री में मुझे लगता नहीं उसमें से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आ भी जाए तो आपको ना बहुत सिंपल है वो वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, लाइक यू नॉट सपोज टू सोशलाइज टू मच एटसेट्रा। डू यू नो देयर इज वन मोर वैल्यू, आप यू विल बी शॉक्ड टू नो अबाउट दैट। यू आर अ जज इन हाई कोर्ट, ठीक है, आपका बच्चा भी एडवोकेट बन गया, अभी आप जज हो हाई कोर्ट के अंदर, एंड योर सन इज आल्सो प्रैक्टिसिंग इन द सेम कोर्ट, देन योर सन हैज टू चेंज हिज रेजिडेंस, ही कैन नॉट स्टे इन द सेम हाउस, मतलब घर निकाला। ये भी एक वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ है कि भाई ये हो कैसे सकता है कि आपका बेटा एडवोकेट है आप ही के हाई कोर्ट के अंदर और आप ही के घर के अंदर रह रहा है। यार कम ऑन, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ कि द पर्सन, द चाइल्ड ऑफ अ हाई कोर्ट जज हु इज आल्सो एन एडवोकेट इन द सेम हाई कोर्ट, he should not live in the same house, उनका रेजिडेंस सेपरेट होगा, राइट। सो इवन दिस इज अ नॉर्म। एनीवे, अच्छा बच्चे, अब ये तो बात हो गई आपकी हायर कोर्ट जजेस की कि व्हाट डू वी डू, एंड द वीरास्वामी जजमेंट मैंने आपको बता दिया, नो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी अरेस्टेड और इवन एन एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट हिम विदाउट द कंसेंट ऑफ द सीजीआई, फाइन। और वो जो इन हाउस प्रोसेस मैंने आपको बता दी। बट व्हाट अबाउट जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स? ठीक है, इसको लेके भी अब 1991 की एक जजमेंट है। जजमेंट का नाम लिखिए, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस 1991। ये भी आपकी 1991 की जजमेंट है। अब बेटा, अब अगर एक लोअर कोर्ट का जज है, सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, उसके अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस आ गई हैं, तो वो इन हाउस प्रोसीजर यहां पे नहीं लगता है, वो लगता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर। लेकिन जो आपका, बिकॉज यू नो दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द जुडिशरी, देयर इंडिपेंडेंस आल्सो नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी रीजन जजमेंट दी थी।
तो कोर्ट ने क्या क्या इस जजमेंट में कहा था वो मैं आपको लिखवा देता हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, धीरे धीरे बोलूंगा, राइट इट डाउन। लिखिए पहला पॉइंट, बिफोर अरेस्टिंग अ मेंबर ऑफ द लोअर जुडिशियल, दैट इज बिफोर अरेस्ट द अरेस्टिंग अथॉरिटी, बिफोर अरेस्ट द अरेस्टिंग अथॉरिटी मस्ट इन्फॉर्म, before arrest the arresting authority must inform the district judge or the high court, must inform the district judge, district and sessions judge एक ही होता है, तो must inform the district judge or the high court। ठीक है, चलिए। हाँ, कई बार होता है कि भाई सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस ऐसे होते हैं कि यू हैव टू मेक एन इमीडिएट अरेस्ट, अभी आप रुक नहीं सकते क्योंकि द सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस कुड बी सच कि भाई यू द ऑफिसर, अरेस्टिंग ऑफिसर फील्स की I cannot wait to inform the district judge or the high court. I have to arrest this person immediately. कोई ऐसा ही बड़ा इतना ग्रेव मिसकंडक्ट किया है, बिल्कुल सामने किया है, राइट? तो उस केसेस में कोर्ट ने कहा कि आप कर सकते हो, but this should be the last resort. An immediate arrest is necessary due to the facts and circumstances of the case. A formal arrest should be made only as a last resort. Next point, arrested judicial officer cannot be taken to a police station without the prior orders of the district and sessions judge. या सिर्फ district judge लिख लो। So arrested judicial officer cannot be taken to a police station without the prior orders of district and sessions judge. Okay, go further. The arrested judicial officer, that is, arrested judicial officer must be allowed to communicate with his family and his legal advisors. Arrested judicial officer must be allowed to communicate with his family and legal advisors. अब जब पुलिस में अरेस्ट होता है तो पुलिस फिर बोलती है अपनी स्टेटमेंट दीजिए, ये एलिगेशन आई है, तो कोर्ट ने एक और बात की कि नो स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड ऑफ द एक्यूज्ड जुडिशियल ऑफिसर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ हिज लीगल एडवाइजर। मेंशन दैट नो स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड without the presence of, no statement can be recorded without the presence of the legal advisor of the accused judicial officer. So no statement can be recorded without the presence of the legal advisor. Or lastly, under no circumstances the judicial officer cannot be handcuffed. So no handcuffing नहीं होगी। ठीक है बच्चे, चलो, ओके।